नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक डिटेल सीरीज है, संविधान की सीरीज, जिसमें हम आपके पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हम संविधान की 19वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे और भारतीय न्यायपालिका की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विधान पालिका, कार्यपालिका जो राज्यों की थी उसको क्लियर कर दिया था। संसद के बारे में केंद्र स्तर पर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज से न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे और आज के सिंगल वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपके जितने क्वेश्चन आते हैं सबके सब बिल्कुल टू द पॉइंट्स और सिंपल भाषा में आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इनके जजेस की नियुक्ति को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के, इनकी जो अलग अलग शक्तियों के क्षेत्र हैं, मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, पीआईएल के बारे में, अभिलेखीय न्यायालय के बारे में, सारे तथ्य आपके बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से आज के वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने संविधान की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत में न्यायपालिका की बात करें तो भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे ऊपर भारत का उच्चतम न्यायालय है। इसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं हर राज्य में जो हाई कोर्ट्स होते हैं, और उसके बाद आते हैं जिला और सत्र न्यायालय। क्वेश्चन बन सकता है कितने स्तर पर है न्यायपालिका? 3 स्तर पर है। सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय है और सबसे नीचे आपके जिला और सत्र न्यायालय आते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायालय कहा जाता है। तो उच्चतर न्यायालय में कौन कौन शामिल हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और निम्नतर न्यायपालिका में आते हैं आपके हाई कोर्ट के नीचे के जितने भी कोर्ट होते हैं वो सब के सब निम्नतर में आते हैं। कई बार आ जाता है उच्चतर न्यायालय में कौन कौन शामिल है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं हिंदी में, लेकिन उच्चतर न्यायालय आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों यहां पर बनाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से हम यहां पर जानेंगे। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, अगले वीडियो में हाई कोर्ट्स के बारे में और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक वर्णित है। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 124 से लेकर 147। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को करी गई थी। इसकी स्थापना कब करी गई है? जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, 26 जनवरी को 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। इसका उद्घाटन की तिथि पेपर में पूछी गई है। उद्घाटन 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, H.J. कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश यहां पर अभी वर्क कर रहे हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ हैं, जो कि नवंबर 2024 तक रहेंगे। तो नवंबर 2024 तक आपके जो भी एग्जाम होंगे, अगर उनमें भारत के CJI का नाम पूछा जाता है तो D.Y. चंद्रचूड़ यहां पर होंगे। ठीक है, तो पहले और 50वें जो वर्तमान है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। यानी इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको किसी भी कोर्ट के फैसले को लेकर या किसी भी आदेश को लेकर कोई दिक्कत है तो सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कहां है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद आप कहीं ऊपर नहीं जा सकते। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। कई बार यह क्वेश्चन आता है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का प्रहरी, संविधान का संरक्षक, संविधान का अंगरक्षक, संविधान का अभिभावक, ये सारे नाम किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के हैं। सबके सब पेपर में पूछे गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर बेसिक इंफॉर्मेशन कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना, कौन इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, क्या इसकी शक्तियां हैं, अंतिम अपीलीय न्यायालय है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी अंतिम इन्हीं को है, और इन्हें संविधान का संरक्षक, अंगरक्षक, प्रहरी और अभिभावक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। जो आर्टिकल 124 है, इसका
पहला खंड कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें जजेस की संख्या मूल संविधान के अनुसार 8 होंगी और ये संख्या तब तक बनी रहेगी जब तक संसद इनको आगे ना बढ़ाए। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो सब के सब आपके किसमें वर्णित हैं? सर्वोच्च न्यायालय के 124 आर्टिकल में वर्णित हैं। कई बार आता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस में है? तो 124 में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में है? 124 में है। शपथ किस में है? इसी के अंतर्गत है। जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, वो भी 124 के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी इसी के अंतर्गत आती है। तो सबका सब नियुक्ति किसमें है? 124 में है। योग्यता इसमें है, शपथ इसमें है, सारे की सारी बातें। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 8 यानी 7+1। वर्तमान में यह संख्या 34 है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजेस की संख्या कितनी है? 34 है। 33 आपके नॉर्मल जजेस और 1 आपके मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। यह क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो संसद के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो हमने संरचना देखी कि किसमें है और कितने इसमें जजेस होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट में, अब उसको जानते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति करता है। तो जजेस हो या चीफ जस्टिस हो, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। परामर्श करता है वो न्यायाधीश से, और न्यायाधीश जिस नाम की सिफारिश करता है, ऐसा नहीं होता कि जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ कोई नाम लेकर जाएगा और राष्ट्रपति को देगा। चीफ जस्टिस भी किसी भी नाम की सिफारिश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के ही 4 अन्य जजेस के साथ उस नाम पर डिस्कस करता है और उसी के बाद कोई व्यक्ति जज बनने के लिए यहां पर लायक होता है। इसे कहा जाता है कॉलेजियम व्यवस्था। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 से कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को परामर्श देते थे और फिर उसके अनुसार जज नियुक्त होते थे। 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था? 1993। इसके तहत शुरुआत में यह किया गया कि चीफ जस्टिस होंगे और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होंगे। ये किसी नाम की सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति को फिर उसका परामर्श करेंगे। 1998 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस इसमें शामिल किए गए। तो कॉलेजियम में वर्तमान में कुल 5 जजेस होते हैं, 4 सीनियर जजेस और 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1998 में इसको इतना बड़ा यहां पर किया गया था। पहले इसमें 2 होते थे, सीनियर जजेस और 1 मुख्य न्यायाधीश। ये जो सिफारिश करेंगे, जिस नाम की सिफारिश करेंगे, उसी नाम को राष्ट्रपति को जज बनाना होगा। ये यहां पर बाध्यकारी है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सिफारिश कॉलेजियम से आएगी। ठीक है, यह है जजों की नियुक्ति के बारे में। जजों की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 124 दूसरे खंड में बताया गया है। 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है, 124(2) में जजेस की नियुक्ति के बारे में है। तो मैंने आपको क्लियर किया, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को देंगे, लेकिन सिफारिश कॉलेजियम से आएगी। कॉलेजियम क्या है, कब आया, उसको भी हमने यहां पर जाना। कॉलेजियम को लेकर के सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर लेकर आई थी, जिसको कहा गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे NJAC कहते हैं। इसको भी समझ लीजिए कॉलेजियम व्यवस्था के साथ ही, क्योंकि यह भी जजों की नियुक्ति के लिए लाया गया था। जजों की नियुक्ति के लिए वर्तमान में क्या चल रहा है? कॉलेजियम। जजों की नियुक्ति के लिए कमीशन बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कॉलेजियम व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था और इसे समाप्त कर दिया था। पेपर में क्वेश्चन बने हैं। जो ये NJAC आया था, इसकी नियुक्ति किस संविधान संशोधन के तहत करी गई थी? 99वें संविधान संशोधन के तहत 2014 में दिसंबर में इसकी नियुक्ति करी गई थी। यानी ये वाला संशोधन कब आया था? दिसंबर 2014 में। और 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। NJAC की अगर हम संरचना की बात करें, इसमें कुल 6 सदस्य होने थे। 1 इसमें भारत के चीफ जस्टिस होते, 2 इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होते, यानी 3 मेंबर्स यहां पर हो गए। चौथे व्यक्ति भारत का कानून मंत्री होता और 2 व्यक्ति ऐसे होते जो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति होते न्याय के क्षेत्र में। उनको यहां पर मनोनीत किया जाना था, उनका चयन होना था। इन 2 व्यक्तियों को
3 सदस्य एक कमेटी होती जो इन 2 सदस्यों का चयन करती। 3 सदस्यों में आपके प्रधानमंत्री होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते और नेता विपक्ष लोकसभा होते। तो ये 3 लोग इन 2 लोगों का चयन करते और फिर एक 6 सदस्य कमेटी बनती जिसको कहा गया NJAC, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कॉलेजियम व्यवस्था जारी रहेगी। ठीक है, तो NJAC को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, इसका भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें जो ये 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाने थे, ये 3-3 साल के लिए मनोनीत किए जाने थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जजेस की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम और NJAC हमने देखा। कॉलेजियम में क्या होता है, 5 के 5 जज होते हैं, 4 सीनियर जजेस और एक आपके मुख्य न्यायाधीश। इसमें कौन कौन थे, इसमें 6 मेंबर्स थे, 3 जज थे और बाकी आपके एक कानून मंत्री और 2 अन्य प्रमुख व्यक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, ये तो हमने अन्य जजेस को देख लिया। अब आपको याद रहेगा कि राष्ट्रपति करते हैं, सिफारिश कॉलेजियम से आती है। कॉलेजियम 93 में आया था, NJAC 2014 में आया था और 15 में असंवैधानिक घोषित हो गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, अब उसको जानिए। संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। 124 का जो 2nd खंड है यही इनकी नियुक्ति पर भी लागू होता है। 124 का जो दूसरा पार्ट है वो जजेस की नियुक्ति के बारे में है, वही मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी है, अलग से कोई प्रावधान नहीं है। सामान्यतः 1973 तक उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। जो सबसे सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट में, आमतौर पर उसे ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। यह व्यवस्था 1973 तक चली। 1973 और 1977 में 2 बार इस नियम का उल्लंघन किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन प्रथम बार कब किया गया और दूसरी बार कब किया गया। तो सबसे सीनियर जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन 2 बार ऐसा फॉलो नहीं किया गया। 1993 में 2nd जजेस केस में 9 सदस्यीय जजों की संविधान पीठ के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम के आधार पर करी जाएगी। तो यह फैसला कब दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्त किया जाएगा वरिष्ठतम को ही नियुक्त किया जाएगा। 93 में इसे ऑफिशियली कर दिया गया और तब से यह लगातार चालू है। ठीक है, इसके बाद से यह लगातार व्यवस्था लागू है। जब तक इससे बड़ी पीठ इस निर्णय को पलटकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना दे तब तक इसे बदला नहीं जा सकता। तो 9 सदस्यों की पीठ ने कहा था कि वरिष्ठतम को ही नियुक्त किया जाएगा। जब तक अब इससे ज्यादा जजेस की बेंच ना बैठे और इस फैसले को पलट ना दे तब तक यही व्यवस्था चलती रहेगी। तो कब यह डिसीजन आया था 2nd जजेस केस के अंतर्गत 1993 में। 2 बार उल्लंघन कब हुआ, 73 और 77 में। मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है भारत का, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी इनको राष्ट्रपति दिलाता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु आवश्यक अर्हता यानी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। योग्यताएं 124 के 3रे खंड में बताई गई हैं। बिल्कुल कहानी की तरह एक एक पॉइंट को जोड़कर हम यहां पर पढ़ रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें और सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएं कि आपने कहानी के तौर पर पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, 124 2nd पार्ट में जजेस की नियुक्ति है, 124 3rd पार्ट में योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता क्या होनी चाहिए, 2 योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि इनमें से कोई एक योग्यता आप पूरी करते हो, यानी किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक अगर आप जज रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, या फिर किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 साल तक आप अधिवक्ता रहे हो यानी वकील रहे हो तो आप जज बन सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति की राय में आप कानून के अच्छे जानकार हो तो आप जज बन सकते हैं। इन 3 में से अगर आप कोई भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप जज बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं कितने साल वकील रहने की अनिवार्यता है, कितने साल जज बनने की है, तो यहां पर आपको याद करना है जज 5 साल और वकील 10 साल। ये दोनों होने जरूरी नहीं है, इनमें से कोई भी एक अगर आप योग्यता पूरी करते हैं यहां पर यह मांगा गया है। ठीक है, एक खास बात यहां पर याद करना, न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। जैसे संविधान में अगर आपको राज्यसभा सांसद बनना है तो आपकी उम्र वहां पर निश्चित है 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, विधायक बनना है तो 25 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष,
सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु नहीं है। ठीक है, केवल 2 योग्यताएं हैं, या तो 10 साल आप वकील रहे हो या फिर 5 साल आप जज रहे हो। ठीक है, और साथ में भारत के नागरिक। शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ का उल्लेख 124 के 6 खंड में है। इनको शपथ भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाने के लिए किसी को नियुक्त करेगा। न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें, संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल इनका तय नहीं है कि कितने वर्ष तक होगा। होता है ना कई बार अलग अलग, अगर हम आयुओं की जब बात करेंगे उसमें देखेंगे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक टाइम पीरियड होता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सेवानिवृत्ति की उम्र है कि 65 वर्ष तक आपका जज का कार्यकाल रहेगा, 65 वर्ष के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में जज बना, वो 5 साल बाद रिटायर हो जाएगा। कोई व्यक्ति है जो 45 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया, वो 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहेगा। तो कोई निश्चित अवधि यहां पर नहीं है। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। हाईकोर्ट्स के मामले में यह आयु 62 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आर्टिकल 124 का 7वां खंड कहता है कि जब ये सेवानिवृत्त होंगे, ये किसी भी न्यायालय के अंदर वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं यहां अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनका पद रिक्त कैसे होता है? या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो, राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र दे देते हैं, या फिर न्यायाधीशों को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति पद से हटा दे। तो हटाने की शक्ति और नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। हटाने के लिए अगर हम बात करें तो हटाने के लिए संसद की सिफारिश की यहां पर जरूरी है। राष्ट्रपति सीधा नहीं हटा सकता। जब तक संसद से प्रस्ताव पारित होकर नहीं आएगा किसी जज को हटाने का, चाहे वो नॉर्मल जज है चाहे वो चीफ जस्टिस है, तब तक राष्ट्रपति उसे नहीं हटाता। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। अब इनकी प्रक्रिया क्या है हटाने की, उसको जानते हैं। आर्टिकल 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यानी इनको कैसे पद से हटा सकते हैं, कौन हटा सकता है, हमने देख लिया, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। इनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख 124(4) में है। और अगर संसद कोई नई प्रक्रिया बनाना चाहे इनको हटाने को लेकर, तो वह अधिकार संसद को दिया गया है 124(5) के तहत। ठीक है, तो हटाने की वर्तमान प्रक्रिया इसमें है। अगर कोई नई प्रक्रिया, नया उपबंध करना है तो वो इसके तहत कर सकते हैं। न्यायाधीशों को हटाने के लिए जैसे मैंने कहा, संसद से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। न्यायाधीश का मतलब यहां पर दोनों है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो चीफ जस्टिस हो। न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, कहीं से भी, लोकसभा से या राज्यसभा से। यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों, और यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। यानी जजों को हटाने के लिए प्रस्ताव आप कहीं भी ला सकते हैं। अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो प्रस्ताव में 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 का समर्थन होना चाहिए। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उस प्रस्ताव को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करता है। यानी दोनों सदनों से वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करेगा। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है, सबसे ऊपर देगा संसद, दूसरे नंबर पे देगा राष्ट्रपति, तीसरे पे देगा संसद की सलाह पर राष्ट्रपति। आप तीसरे वाले को टिक करेंगे। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, ये जो प्रक्रिया है जजेस को हटाने की, इसे नॉर्मली महाभियोग कह दिया जाता है। संविधान में इनके लिए महाभियोग नहीं कहा गया है, केवल संविधान के अनुसार यहां पर लिखा गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि यह प्रक्रिया महाभियोग जैसे ही है तो इसे भी महाभियोग कह लेते हैं। अभी तक केवल एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ यह आया है,
तब यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हटाया आज तक किसी को भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, आया सिर्फ एक बार है, रामास्वामी के खिलाफ पारित नहीं हुआ था। ठीक है, इनके वेतन और भत्तों के बारे में बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनका वेतन आर्टिकल 125(2) में वर्णित है। आर्टिकल 125(2) में आपके इनको मिलने वाले भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश ये सारे शामिल हैं। वेतन का उल्लेख 125(1) में किया गया है। तो 125 आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन से संबंधित है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए है। इनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी करी गई है। प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम माह के वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो वेतन का उल्लेख किसमें है, जजेस की कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कितनी है और पेंशन कितनी मिलती है, वो हमने जाना। हमने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जान ली, हमने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जान ली। 124 के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। किस आर्टिकल के तहत? ये होती है 126 के तहत। कुछ कारणों से अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या वो अपना कार्य करने में असमर्थ रहे, तो जब तक वो अपना पद दोबारा से ग्रहण ना कर ले, तब तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। यह नियुक्ति आर्टिकल 126 के तहत होती है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठ जज होता है उसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, किस आर्टिकल में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश? 126 के तहत। इसी के अलावा तदर्थ न्यायाधीश भी यहां पर नियुक्त किए जाते हैं। 127 के तहत अगर कोई दूसरे जजेस जो नॉर्मल जजेस हैं उनमें से कुछ अनुपस्थित हैं, उनके पद रिक्त हैं या वो अपना काम करने में असमर्थ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो कार्यकारी न्यायाधीश 126 में है, तदर्थ न्यायाधीश 127 में बताए गए हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है। इस चीज को भी ध्यान रखना। तदर्थ न्यायाधीश हाईकोर्ट में नियुक्त नहीं किए जा सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के जज बनने के लिए योग्यता रखते हों, उनको वो तदर्थ न्यायाधीश बना सकता है। कौन? भारत का चीफ जस्टिस। ऐसा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करता है और जिस राज्य के जज को वो सुप्रीम कोर्ट में ला रहा होता है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में है। राष्ट्रपति की अनुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी पुनः नियुक्ति की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है। तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो रिटायर जजेस हैं उनको भी आप सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं आर्टिकल 128 के तहत। यहां पर आप अनुरोध करेंगे, उनसे लिखित अनुरोध करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर वो आने के लिए तैयार हैं तो ही वो आते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126 में है, तदर्थ न्यायाधीश 127 में है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश 128 में है। ठीक है, तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट की पूरी संरचना, जजेस की नियुक्ति, उनके पद, शपथ, वेतन सबके बारे में जाना। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में, इनके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता तथा शक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। सिंपल भाषा में सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, किस किस क्षेत्र में उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनको निम्न भागों में बांटा जाता है। एक है उनका मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा है रिट अधिकारिता, तीसरा अपीलीय अधिकारिता, चौथा सलाहकारी अधिकारिता, पांचवा अभिलेख न्यायालय की शक्तियां और फिर न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियां। क्वेश्चन आता है, आपको दे देता है 2-3 विकल्प और कहता है इनमें से कौन सा वाद या मामला सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकारिता में आता है। सलाहकारी अधिकारिता यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री संस्था के रूप में कब काम करता है, आप जानते हैं आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो वो इसमें आता है। तो अब हम इनको डिटेल में यहां पर जानेंगे।
सबसे पहले मूल या आरंभिक अधिकारिता, जो मूल क्षेत्रीय अधिकार है, उसको जानते हैं। इसकी व्यवस्था संविधान में 131 में करी गई है। मूल अधिकारिता से आशय है प्रथमतया किसी विवाद को सुनने और उस पर निर्णय देने की शक्ति, यानी ऐसे विवाद जो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में ही उठा सकते हैं। आप उसके लिए हाई कोर्ट या अलग अलग कोर्ट्स में नहीं जा सकते, सीधा कहां उठाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। मूल क्षेत्र अधिकार में सुप्रीम कोर्ट को भारत के संघीय ढांचे के विभिन्न इकाई के बीच किसी भी प्रकार के विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार है। संघीय ढांचे की जो विभिन्न इकाइयां हैं, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, अगर इनके बीच में कोई गतिरोध पैदा होता है तो वो मामला सीधा कहां उठाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। इन मामलों में किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, जैसा हमने पढ़ा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो केंद्र राज्यों के बीच में, संवैधानिक ढांचों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वह मूल अधिकार क्षेत्र में आता है सुप्रीम कोर्ट के। इसके अंतर्गत जब दो राज्यों में या दो यहां पर संवैधानिक ढांचों में यहां पर विवाद होता है, 3 प्रकार के मामलों में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पहला, एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ राज्य सरकार या राज्य सरकारें हों, ठीक है। दूसरा केस, एक तरफ भारत सरकार हो और उनके साथ कुछ राज्य सरकारें हों, दूसरी तरफ राज्य सरकार या राज्य सरकारें हों। और तीसरा केस है 2 या उससे ज्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, यानी इधर भी राज्य सरकार और उधर भी राज्य सरकार। तो इन संवैधानिक ढांचों के बीच में जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और यह सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार में आता है, ठीक है। यह अधिकारिता ऐसे विवाद पर लागू नहीं होगी जो ऐसी किसी संधि समझौते से जुड़ा हो जो संविधान के आरंभ के पहले से शुरू की गई हो। क्षेत्र अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। हमने ऊपर देखा ना कि 2 राज्यों के बीच का विवाद भी क्षेत्र अधिकार में आता है, लेकिन अंतरराज्य जल विवाद जो होता है ये इस अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बहुत बार ये विकल्प में आता है कि इनमें से कौन उसके मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो है आपका अंतरराज्यीय जल विवाद। ऐसे विवाद जो आपके संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे हैं या किसी समझौते या संधि के तहत चले आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ऐसे ही कुछ यहां पर ये केसेस हैं, जैसे वित्त आयोग के संदर्भ के मामले, अगर इसको लेकर कोई विवाद होता है वित्त आयोग को लेकर, वो मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कोई विवाद जो किसी संवैधानिक संधि, समझौता या अन्य सामान्य संस्था को लेकर उत्पन्न हुआ हो, वो भी नहीं आता। केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई का मामला, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके अंतर्गत नहीं आने का मतलब यह है कि आपको पहले हाई कोर्ट में जाना होगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद, वो भी इसमें नहीं आता। केंद्र और राज्यों के बीच खर्चों, पेंशन का समझौता, वो भी इसमें नहीं आता। इसके बाद है रिट क्षेत्र अधिकार। रिट क्षेत्र अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। संविधान के आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता दी गई है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसको लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके लिए न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारियों को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान, निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें हमारे सामने। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करेगा। दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश, जिसे मैनामेंडस कहा जाता है, यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और इस रिट को जारी कर अधिकारी को कर्तव्य पालन करने का आदेश दिया जाता है, इसलिए नाम क्या है? परमादेश। तीसरी है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। यह उच्च कोर्ट के द्वारा निम्न कोर्ट को जारी किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को करेगा, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को करेगा कि इस मामले में अपने यहां पर कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के केसेस पर सुनवाई कर रहा है तो अपर कोर्ट ये डिसीजन, ये रिट जारी करेगी कि आप इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। चौथी है उत्प्रेषण, जिसे सर्टिलोरी कहा जाता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय में भेज दें।
यानी आपके पास जो जो केस पेंडिंग है उनको आप अपने सुपर कोर्ट में भेज दीजिए। 5वीं है अधिकार पृच्छ लेख क्यू वारंटो जिसको कहते हैं। इसके तहत न्यायालय अधिकारी से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर काम कर रहा है जिसके लिए वो ऑफिशियल व्यक्ति नहीं है वहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है कि वह किस अधिकार से इस काम को कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो इसकी रिट अधिकार में आती हैं। एक नोट याद करेंगे, आर्टिकल 139 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह उचित समझे तो इस रिट अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। यानी रिट जारी करने की जो ये शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें विस्तार करने का अधिकार संसद को है आर्टिकल 139 के तहत। सिर्फ विस्तार करने का, संसद इनको ना तो कम कर सकती है ना इनको खत्म कर सकती है, सिर्फ विस्तार कर सकती है शक्ति का। ठीक है, अगला है अपीलीय अधिकारिता। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार किन किन अनुच्छेदों में है। संविधान के अनुच्छेद 132, 33, 34 और 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सिविल अथवा आपराधिक सभी प्रकार के मामलों में अंतिम अपीलीय मामला होता है। सिविल मामले यानी कि जहां पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, जैसे कोई जमीन विवाद हो गया, किराएदार मकान मालिक के बीच में विवाद हो गया, तो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन के जो केसेस होते हैं वो सिविल में आते हैं। आपराधिक यानी जिसमें कोई अपराध हो, हत्या हो, चोरी हो, दहेज उत्पीड़न हो, वो सब आपराधिक में आते हैं। तो इन सभी मामलों में अपीलीय अधिकार का अंतिम कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, और वो अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। 4 है यहां पर आर्टिकल हमने देखे थे, 132, 33, 34 और 36। आर्टिकल 132 संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील से संबंधित है, यानी संवैधानिक विषयों से जुड़ी अगर कोई आपकी अपील है तो 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सिविल विषयों से जुड़ी अपील 133 में दी गई है, आपराधिक मामलों की अपील 134 में है, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील 136 में है। तो ये इसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार है 132 से लेकर 136 तक, जो आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद है अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 129 इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उसके अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और किसी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है उनको सुरक्षित रखा जाएगा, और अगर उसी से मिलते जुलते कभी कोई केस आता है तो उन पुरानी डिसीजन को एज ए रेफरेंस यूज किया जाएगा, उनको माना जाएगा, साक्ष्य के रूप में उनका प्रयोग किया जाएगा कि इस केस में कोर्ट ने यह कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। 129 में यह बात कही गई है, और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है कि अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करता है, मानहानि करता है, तो उसको भी दंड देने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, अगली है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, यानी सलाहकारी के रूप में जब सुप्रीम कोर्ट काम करता है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय को परामर्श की अधिकारिता प्रदान करता है, यानी यह सलाहकार संस्था के रूप में काम करेगा 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय विधि या तथ्य से जुड़े किसी मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगे जाने पर अपनी राय दे सकता है। यानी राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो इनको अपनी राय राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 143। राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि इनमें से किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसी भी कानूनी विषय पर। 143। सर्वोच्च न्यायालय की यह राय केवल सलाह के रूप में होगी और राष्ट्रपति यह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं राष्ट्रपति माने, केवल सलाह आ गई है तो वो सलाह के रूप में रहेगी। ठीक है, तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग अधिकारों को देखा। अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं, मूल क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, उससे हमने ऊपर देखा। रिटों के बारे में हमने जाना और साथ में अभिलेख न्यायालय के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट को ही लेकर है, जनहित याचिका PIL के बारे में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका पूरा नाम है, कई बार तो नाम ही पूछा गया है। जनहित याचिका की अवधारणा का उद्गम अमेरिका से हुआ है। PIL की अवधारणा का उद्गम कहां से हुआ? अमेरिका से। हमने भी इसे कहां से स्वीकार किया? अमेरिका से स्वीकार किया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत में PIL का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा करी गई।
ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, संसद के द्वारा करी गई, राष्ट्रपति के द्वारा करी गई या न्यायिक पहल के द्वारा करी गई। यहां पर न्यायिक पहल आप आंसर करेंगे। इसके तहत कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार करने हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले व्यवस्था यह थी, सुप्रीम कोर्ट में वही व्यक्ति याचिका डाल सकता है जिसका मूल अधिकारों का हनन हुआ हो। इसके तहत पीआईएल के तहत यह व्यवस्था करी गई कि सिर्फ वही व्यक्ति नहीं, अगर कोई सामाजिक संस्था है, कोई व्यक्ति है, जनहित का अगर कोई मामला है वो उसको उठा सकता है। ठीक है। भारत में सबसे पहले पीआईएल पीएन भगवती के द्वारा 1979 में स्वीकार करी गई थी। पीएन भगवती को भारत में जनहितवाद या लोकहितवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन भी आता है, भारत में पीआईएल का जन्मदाता, पीआईएल का जनक किसे माना जाता है? पीएन भगवती को माना जाता है। आगे जाकर ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। भारत के अंदर जो पहली पीआईएल दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में वो 1979 में हुई थी और इन्होंने ही उसे स्वीकार किया था। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। जो पीएन भगवती हैं इनको जनक जरूर माना जाता है, लेकिन जब पीआईएल पहली बार स्वीकार करी गई 1979 में, ये उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ये मुख्य न्यायाधीश बने थे भारत के 1985 में और उस दौरान पीआईएल बहुत अच्छे से पूरे लेवल पर यहां पर विस्तृत इसका क्षेत्र हो चुका था। तो शुरुआत भी इन्हीं से हुई और इनके काल में जब ये मुख्य न्यायाधीश बने 1 वर्ष के लिए, उसका और विस्तार किया, इसीलिए इनको जनक माना जाता है। जब भारत में पहली पीआईएल स्वीकार करी गई उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। ठीक है। तो 1979 में पहली बार स्वीकार किया। कई बार आता है कब शुरू हुआ था भारत में पीआईएल, तो कहेंगे 1970 के दशक के अंत में या 1980 के दशक की शुरुआत में। ठीक है। एग्जैक्ट वर्ष पूछेगा तो 79। अन्य शक्ति और अधिकारों की बात करें अगर हम सुप्रीम कोर्ट की, तो उनको भी देखते हैं। संविधान के निर्वचन के मामले की सुनवाई, यानी संविधान की अगर व्याख्या करनी हो, संविधान से संबंधित कोई निर्णय देना हो, तो उसका भी अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट का। संविधान के निर्वचन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार है। ऐसे मामलों में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए और इसे ही संविधान पीठ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अब तक स्थापित सबसे बड़ी संविधान पीठ कौन सी है? तो सबसे बड़ी संविधान पीठ जो बनाई गई है आज तक वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में बनाई गई थी, जिसमें 13 सदस्य यहां पर शामिल थे। इससे बड़ी पीठ अभी तक नहीं बनी है भारत के इतिहास में। 1973 में यह बनी थी। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो मूल ढांचे का सिद्धांत भी इसी केस में आया था। कहा गया था कि सरकार या संसद मौलिक अधिकारों में चेंज कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ जो बनी थी वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बनी थी 1967 में, जिसमें 11 सदस्य थे। तो संविधान पीठ क्या होती है? जो संविधान की व्याख्या करे। संविधान पीठ में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 5। सबसे बड़ी संविधान पीठ अभी तक कौन सी बनी है? केशवानंद भारती केस में 13 सदस्यों की। दूसरे नंबर पे गोलकनाथ केस। ठीक है। अगली शक्ति है आर्टिकल 137। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह अपने निर्णयों और आदेशों पर पुनर्विचार कर सके, यानी न्यायिक पुनर्वलोकन की बात हो रही है, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। यह अधिकार 137 में है। इसके तहत 2 शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं। पहली शक्ति तो यही है कि वह अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों का रिव्यू कर सकती है, उनकी समीक्षा कर सकती है। दूसरा, अगर विधायिका ने कोई कानून पारित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यह संविधान के अनुसार कानून नहीं है, संविधान के नियमों के अनुसार इसे पारित नहीं किया गया है, तो वो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 संघ सूची के विषय से संबंधित अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है संसद। यानी संसद संघ सूची का अगर कोई विषय है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को अगर शक्तियां देनी है तो आर्टिकल 138 के तहत कानून बना सकती है। अगला है आर्टिकल 140। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि का अधिकार भी संसद को है और इनके अधिकारों में भी वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। अधिकारों में वृद्धि 140 के तहत की जाएगी। फिर आता है आर्टिकल 141।
आर्टिकल 141 कहता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो कानून होगा वो पूरे देश में लागू होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बनाता है तो उसे पूरे देश में ही लागू माना जाएगा। और फिर आता है आर्टिकल 142 जिसमें कहा गया है एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहेगा सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आप कहेंगे 142 के अंतर्गत आता है। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद निपटाने की शक्ति का अधिकार भी किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। इसको हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी देखा था कि इनका जो विवाद होता है इनकी नियुक्ति को लेकर के कौन उन विवादों का निपटारा करता है? सीधा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अदर अधिकार हैं जो हमने देखे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी। पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, फिर हमने जजेस की नियुक्ति देखी, जजेस को हटाने की प्रक्रिया देखी, मुख्य न्यायाधीश को देखा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उनको देखा, फिर इनके अलग अलग अधिकार क्षेत्रों को हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।